नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। कोल्ड और कोरोना का कॉकटेल कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल, आज का एजेंडा इसी विषय पर। भारत और दुनिया के तमाम देशों में जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर देशों ने संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार को काबू करने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को इससे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के नियमों को ध्यान में रखकर कोरोना से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसके अलावा सभी लोगों को कोविड-19 के लक्षणों पर भी विशेष नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना के कुछ लक्षण सीजनल फ्लू जैसे हो सकते हैं। लोगों के लिए इसमें अंतर करना बहुत आवश्यक है। सर्दी, जुकाम और गले में खराश जैसे लक्षण हर बार कोरोना ही नहीं होता। बढ़ते जा रहे हैं केसेस लगातार, और दूसरी तरफ ठंड के इस मौसम में कॉमन कोल्ड के मामले भी बढ़ जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड-19 और कॉमन कोल्ड के कुछ लक्षण समान हो सकते हैं। ऐसे में इन दोनों में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप में कुछ लक्षणों का संदेह हो तो किस तरह से आपको उन लक्षणों को समझना है, डॉक्टर से परामर्श लेनी आपको जरूरी उस वक्त हो जाएगी। कोविड-19 के लक्षणों में लोगों को हल्का बुखार, गले में खराश या दर्द, नाक बहने, खांसी, छींक आने, शरीर में दर्द और विशेषकर ओमिक्रॉन के मामलों में रात को अधिक पसीना आने की समस्या हो सकती है। कुछ संक्रमितों में त्वचा पर चकत्ते और दाने निकलने की समस्या के बारे में भी पता चल रहा है। अब ऐसे लक्षणों पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। सीजनल फ्लू की अगर बात करें तो सीजनल फ्लू में बुखार या ठंड लगने, खांसी आने, सांस की तकलीफ, थकान, गले में खराश, बंद नाक की समस्या, मांसपेशियों या शरीर में दर्द की दिक्कत हो सकती है। अब इन लक्षणों को कैसे समझें और कैसे ये समझें कि कौन सा लक्षण कोरोना हो सकता है और कौन सा लक्षण मात्र फ्लू का लक्षण है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का सितम पूरे भारत पर ढा रहा है, उसी तरह से कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और क्योंकि इनके सिम्टम्स कुछ लगभग एक जैसे ही लगते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, और उसी कंफ्यूजन को कैसे आप दूर करें, इसी पर आज हम आज का एजेंडा लेकर आए हैं। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, एचओडी यूरोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल से। सर, बहुत स्वागत है आपका आज का एजेंडा में। साथ ही डॉक्टर राजेश एम पारिक, डायरेक्टर जसलोक हॉस्पिटल से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जैसा कि सर सबसे पहले मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया है कि किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में और सीजनल फ्लू में, किस तरह से इनमें अंतर पता किया जा सकता है। डॉक्टर राजेश एम पारिक जी, गुड मॉर्निंग मलिका जी। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो इन दोनों में अंतर करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है उसमें और सीजनल फ्लू के जो लक्षण होते हैं उसमें अंतर करना काफी आसान है, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज्यादा करके घसे पे इफेक्ट करता है, यानी उससे ज्यादा बुखार नहीं आता है, उतनी थकावट नहीं लगती है और बदन में उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन सीजनल फ्लू में ये तीनों लक्षण ज्यादा रहते हैं। तो अभी काफी आसान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आरटीपीसीआर की टेस्ट हो जाए और उससे कंफर्मेशन आ जाए। जी, साथ ही डॉक्टर अनूप, आपसे ये समझना चाहूंगी, बिकॉज दोनों ही सिम्टम्स, अगर आपको कॉमन फ्लू होता है, सीजनल कोल्ड होता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोरोना के भी कुछ सिम्टम्स इसी तरह के लगते हैं, तो किस स्टेज पर आपको मरीज को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए? क्योंकि पहले कहा जाता था कि कम से कम 3-4 दिनों तक रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये आम बुखार है या फिर ये कोई कोरोना का सिम्टम है। तो क्या लग रहा है आपको कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी 3-4 दिनों का इंतजार जरूरी है? गुड मॉर्निंग मलिका जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इस समय जो आप देख रहे हैं भारतवर्ष में बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और इस समय अगर किसी भी पेशेंट को नजला, जुकाम, बुखार होता है, चाहे माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं, उसको अपने आप को आइसोलेट सबसे पहले कर लेना, ये पहली बात है। उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए
नंबर 2, उसको जरूर तुरंत जाके टेस्ट कराना, उसको वेट नहीं करना है कि एक बार कुछ सिम्टम्स आ गए हैं तब आपको टेस्ट कराना ही कराना है, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करा के जिनको कोविड पेशेंट हैं उनको हम आइसोलेट कर दें ताकि वो औरों को संक्रमित ना कर पाए। और जैसे हम जानते हैं कि ओमाइक्रोन की जो ट्रांसमिशन पावर है वो 3 गुना ज्यादा है दूसरे वेरिएंट से, इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे आपको सिम्टम हो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए नंबर 1, और तुरंत अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तब भी आपको फ्लू अगर मान के चलते हैं तब भी आपको 3 से 4 दिन 5 दिन आपको आइसोलेट ही रखना है, क्योंकि फ्लू भी तो आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि आपको 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना है, तो इस पॉलिसी को आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को संक्रमित ना कर पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर सभी के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं कि क्या टेस्टिंग की सही टाइमिंग है। डॉक्टर राजेश, एक और बहुत अहम सवाल कि अमूमन क्या होता है जब घर में कोई भी बीमार पड़ता है, बुखार आ जाए, खांसी जुकाम आ जाए, तो हम जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं उस तरह की मेडिसिन का सहारा लेते हैं। क्या वो ओमिक्रॉन के केस में भी आपको लगता है कि उस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर जिस तरह से हमने पहले उपचार किया था या फिर काढ़े पे बहुत जोर दिया जाता था या कहा जाता था दैट वी शुड जस्ट लीव एज इट इज और अपने आप आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, मेडिसिन को लेकर आप क्या हिदायत देंगे? क्या घर पर मौजूद मेडिसिन का इस्तेमाल करना ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन पहले से तो सेफ है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ज्यादा करके ये जो दवाइयां हैं वो हमको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, यानी बुखार को कम करेगी, जो खांसी होती होगी उसको कम कर देगी, तो ये सिम्टम रिलीफ देते हैं। अभी अभी 2 नए दवाई आ चुकी है, एक मोलनुपिराविर करके जो डायरेक्टली एंटीवायरल है, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस पर, ओमिक्रॉन पर, लेकिन ज्यादा करके उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि ये अपने आप भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है। और अगर हमने तीसरे दिन दवाई शुरू की तो हमको लगेगा ये दवाई की वजह से हुआ है, लेकिन ये नेचर का कोर्स भी है। लेकिन ये तो देखना चाहिए अगर सिम्टम्स बढ़े तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके शायद अस्पताल में जाने की भी जरूरत हो सकती है। जी डॉक्टर अनूप कुमार, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे भी है। अमूमन क्या होता है, हम देखते हैं घर में क्योंकि केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोग डरे भी हुए हैं, जरा सा हेडेक होता है या जरा सी तकलीफ होती है तो हम फटाफट दवाई खा लेते हैं। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग अपने वहम के चलते भी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, क्या इससे हमारी सेहत पर कोई बुरा असर भी पड़ सकता है सर? बिल्कुल मल्लिका जी, देखिए ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना हमेशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आप पेन किलर भी ले रहे हैं, हम जानते हैं कि पेन किलर से भी रिएक्शंस हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म खाने से किडनी भी खराब हो सकती है, तो इसलिए कभी भी दवाइयां अपने आप तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और जैसे अभी डॉक्टर राजेश ने बताया कि आपको अगर सिम्टम्स हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप आजकल तो टेली कंसल्टेशन हर जगह अवेलेबल है, आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही आप दवाइयां शुरू कर सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में हम जानते हैं 4 से 5 दिनों में पेशेंट ठीक हो जाता है सिंपल से दवाइयां से, जो कि नॉर्मल एक दवाइयां डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, कोई कैंसर की दवाइयां खा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा चुके हैं या किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, सांस की बीमारियां हैं, इन पेशेंट्स को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर इनको माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं तब भी इनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स में अगर कोविड होता है तो वो माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सावधानी सबको बरतनी है, पैनिकी किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सावधानी बरतते हुए समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेती रहनी चाहिए और अपने आप दवाइयां बिल्कुल ना लें, क्योंकि आजकल जो रूमर्स चलती रहती हैं कि ये दवाई खा लीजिए, वो खा लीजिए, इससे ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है और आपकी सेहत को नुकसान दे सकती है। जी डॉक्टर राजेश, आप अपने अनुभव से यकीनन आपके पास बहुत तरह के केसेस आते होंगे, कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो जब तक सिचुएशन बिल्कुल हाथ से नहीं निकल जाती तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटा सा हल्का सा भी लक्षण दिखता है तो फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। आप दोनों लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? दोनों तरह के लोगों को आप क्या हिदायत देंगे मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, जैसे अभी
हमको डॉक्टर अनूप कुमार जी ने कहा कि जब सिम्टम्स आते हैं, जब लक्षण आते हैं, तो डॉक्टर के साथ बात करना जरूरी है। लेकिन आप जैसे बता रही है, जो दो एक्सट्रीम है, उसके बीच में भी एक सही रास्ता होता है, जो गौतम बुद्धा जी ने, भगवान गौतम बुद्धा ने हमको सिखाया था, जिसको हम गोल्डन मीन रोड बोलते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम के बीच में एक सही रास्ता रहता है, और ये रहता है कि हमको तो पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए, और अपनी हालत पर और जो हमारे नजदीक के लोग हैं उनकी हालत पर ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी लक्षण आ जाए तो डॉक्टर के साथ चर्चा तो करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर, और खासकर मौजूदा परिस्थिति में आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको हल्के भी लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से आज हमारा विषय है कोल्ड और कोरोना का कॉकटेल, ऐसे में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी भी लगातार सर हम देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जो कॉमन फ्लू और सीजनल कोल्ड जैसी बीमारियां पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लगभग सभी लोगों को इससे जूझना पड़ता है, लेकिन क्योंकि कोरोना का संकट भी इतना बड़ा है, ऐसे में आप किस तरह के प्रिकॉशंस सजेस्ट करेंगे सर लोगों के लिए? अपने आप को सर्दी से कितना जरूरी है बचाए रखना इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मल्लिका जी, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं उनको ठंड से बचना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर अपने को रैप करके चलें, कपड़े पूरे पहन के चलें, सिर को, मुंह को, हाथों को ढक के चलें। नंबर 1, आप निरंतर जो है पानी का सेवन अच्छा करते रहें। 2 से 3 लीटर आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। आप निरंतर व्यायाम करते रहें। 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा बेटर रहती है। और इस समय आप भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से आपको बचना है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर इन्होंने स्टेट्स में कर दिया है, और अनावश्यक कहीं आपको टूरिस्ट प्लेसेस में और कहीं सोशल गैदरिंग में या रिलीज गैदरिंग में नहीं जाना है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल, हम हमेशा बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा पीते हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन ज्यादा होती है और वो ज्यादा फ्लू और दूसरे वायरसेस को कैच कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। प्लस मास्क तो आपको पहनना ही है। मास्क तो आपकी एक जीवन रक्षा कवच बन चुका है। मास्क पहने बिना आप बाहर नहीं जा सकते घर से, और डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। सोशल हाइजीन के साथ साथ हाथों को धोते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करना चाहेंगे, वैक्सीनेशन। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, तो वैक्सीनेशन प्लीज अपना 1st 2nd डोज लगाइए। और जो लोग अब 3rd बूस्टर डोज या इसको हम प्रिकॉशनरी डोज की बात कर रहे हैं उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग प्लीज 10 तारीख से अपना वो डोज लगवा लीजिए, क्योंकि यही वैक्सीन है जो आपको खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचाने वाला है। जी डॉक्टर राजेश, सर्दियों में ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग बहुत आलसी भी हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि दिन में कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, और जिस तरह की हैबिट्स बताई कि अवॉइड करना चाहिए, कि अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग नहीं करें, उस तरह की चीजें लोग कई बार दरकिनार कर देते हैं क्योंकि आलस की वजह से ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहते, घर में ही हीटर लगा के बैठ जाते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे सर ऐसे लोगों को, क्योंकि हीटर भी क्या घर पे लगाना, हीटर का ज्यादा इस्तेमाल क्या हमारी सेहत को कोई नुकसान दे सकता है सर? जी, उतना नहीं सिर्फ हीटर लगाने से। लेकिन क्या होता है कि जब हीटर लगता है तो जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो घर में कम हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, वो ज्यादा ड्राइनेस अच्छा नहीं है। तो कभी कभी हीटर के साथ ह्यूमिडिफायर की भी जरूरत लगती है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक नई बात आ रही है, और ये ऐसे नहीं है कि ये फ्लू हो सकता है या ओमिक्रॉन का कोविड हो सकता है। अभी इजराइल में केसेस आने लगे हैं जहाँ दोनों बीमारियां साथ में आ जाती है, फ्लू भी आता है और ओमिक्रॉन भी आता है, तो वो होने की संभावना है। लेकिन और भी एक गहरा एस्पेक्ट है इसमें, और वो ये है कि काफी सालों से लोग ये रिसर्च कर रहे थे कि सर्दी में ये बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। कुछ लोग की ये राय थी कि जब सर्दी नहीं रहती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो वायरस का कोटिंग रहता है वो एक तरह का लिपिड कोटिंग रहता है टेल जैसे, तो वो जरा वीक हो जाता है। और बहुत रिसर्च करने के बाद गए साल नेचर में एक बहुत बढ़िया पेपर आया, और जिसके भी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पता चला कि सर्दी में एक्चुअली ये बढ़ सकता है। कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन नहीं, लेकिन जो पहले वेरिएंट थे डेल्टा और उसके पहले के बीटा, अल्फा, ये सर्दी में बढ़ सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि विंटर में ये बढ़ सकता है। और जो लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है,
तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी में पोल्यूशन बढ़ जाता है, उससे जो हमारे रेस्पिरेटरी इलनेसेस है वो बढ़ जाते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सर्दी से, पोल्यूशन से, घर के अंदर बंद रहने से, ये सब तीनों चीजों से ओमिक्रॉन फैलाने के चांसेस ज्यादा है। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से प्रिकॉशंस अब लिए जा रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है, क्या जिस तरह के कदम सर उठाए जा रहे हैं, आपको वो कदम काफी लग रहे हैं स्थिति से निपटने के लिए? क्योंकि केसेस सर लगातार बढ़ रहे हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और तीसरी लहर भी ऐसा लग रहा है कि मानो हम बस मुहाने पर खड़ी है। बिल्कुल, देखिए मल्लिका जी, इस समय कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में बिल्कुल खड़ी है पहुंचने के, और सरकार ने अपनी तरफ से सारी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, स्टेट्स को जारी कर दी हैं। स्टेट्स ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, और अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है वो इनिशियल लेवल पर है, जैसे जैसे केस बढ़ेंगे और स्ट्रिक्ट होती जाएंगी। बट यहाँ मैं बताना चाहूंगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाना एक बात है और लोगों को उसका पालन करना अलग बात है। हम अभी भी देख रहे हैं लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमें फाइन लगाने पड़ रहे हैं इसको रीइंफोर्स करने के लिए, और स्ट्रिक्टली पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जनता सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी पॉलिसी सफल नहीं हो सकती है। जैसे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव सफल हुई क्योंकि लोगों ने जनता को सरकार को सपोर्ट किया, ऐसे ही इस पॉलिसी को जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं अभी आप देखते रहिए आगे जाके और स्ट्रिक्ट होने वाली, क्योंकि नंबर और धीरे करके बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सब लोग ये समझें कि सरकार ये उनके लिए, खुद के भले के लिए कर रही है, आप उनकी जान मान की हिफाजत के लिए कर रही है, आपके परिजनों के और दोस्तों के भलाई के लिए कर रही है। तो इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि बहुत ही क्रिटिकल फेज में हम खड़े हैं। अगर अब हम नहीं संभले तो हम सेकंड वेव जैसी तबाही की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पैनिकी हो जाएं, पैनिकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक नई रिसर्च आई है इसमें हैमस्टर्स और माइस जो कि यूएस, जापानीज और बेल्जियम कंट्रीज में देखा गया है कि ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है ये नॉर्मली अपर ट्रैक में ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि ज्यादातर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग पहले से कोमोर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं उन लोगों में ये अभी भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, और खासकर कि जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे, तो अभी तक इसमें डाटा आया ही नहीं है कि बच्चों को कैसा अफेक्ट करेगा। तो इसलिए लोगों को समझने की जरूरत है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है सरकार, आपकी भलाई के लिए लगा रही है, इसको पूरी तरह से आप पालन करें, अपने आप इसको सपोर्ट करें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और रिस्ट्रिक्ट हार्ड होती जाएंगी उसको भी आपको सपोर्ट करना है। जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग, डॉक्टर राजेश, घर पर भी हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में लोग घरों में माना तो यही जाता है कि सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है, और मैंने हीटर का भी आपसे जिक्र किया, आपने बताया कि किस तरह से हीटर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, वैसे बहुत खतरनाक नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि पैनिक सिचुएशन जो एक बनी हुई है, जो लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, उससे लोग निपट सके, उसको लेकर सर कुछ सजेशंस दीजिए। हाँ जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये हमको जरूर करना चाहिए। जैसे आपने पहले सवाल में पूछा था, एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेकिन नॉलेज इज पावर। अगर हम ठीक तरह का इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे आपके चैनल पे आ रहा है, और जो फेक न्यूज आता है उसको अवॉइड करेंगे, तो फिर पैनिक के सिचुएशन में जाना कम हो जाएगा। तो हमको ठीक तरह से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और जिसको हम रेजिलियंस बोलते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसमें सब कुछ समझकर हम इतिहास के और अपने भी सबक सीखकर स्ट्रांग हो सकते हैं। देखिए, न्यूज तो आते रहेगा। अभी अभी जैसे मैं आपके शो पे जा रहा था, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो यूएस में बहुत सक्सेसफुल और वेल नोन डॉक्टर है, डॉक्टर केतन मेहता, मेरे क्लासमेट थे। उन्होंने मुझे अभी अभी मैसेज भेजा कि कल 10 लाख केसेस हुए थे यूएस में, रिपोर्ट हुए थे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आती जाती है और केसेस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वापस मैं वही बोल रहा हूँ, जो अपना गोल्डन मीन पाथ है, इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
बिल्कुल, और लेकिन क्या जरूर होता है ना एक्सरसाइज करना सर चाहिए। कि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन जब तक डॉक्टर के मुंह से नहीं सुन लेते हैं तब तक विश्वास नहीं होता है। इसीलिए हमारी कोशिश ये थी कि आप से बात की जाए, इस विषय पर चर्चा की जाए, ताकि लोग जो घरों में बैठे इस वक्त डरे हुए हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी सटीक जानकारी मिल सके। डॉक्टर अनूप, अगर हम डाइट की बात करें, डाइट से जुड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, किस तरह के डाइटरी चेंजेस, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है और हमें अपने आप को कोरोना से भी बचाना है, सर्दी से भी बचाना है, किस तरह के डाइट में बदलाव लोगों को लाने चाहिए सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मल्लिका जी आपने। इस समय जी। सर्दियों में आपको फ्रेश फूड खाना है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। किसी भी तरह का प्रिजर्व्ड या जंक फूड से आपको अवॉइड करना है। स्पेशली जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल, जैसे मैंने पहले ही बताया, इससे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन चीजों से आपकी लोकल इम्यूनिटी जो हम बात कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एक तो ये हो गया फ्रेशली फूड आप खाएंगे, और मैंने पानी के बारे में बताया कि 2 से 3 लीटर पानी आपको सेवन करना ही करना है। पानी पीने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, स्पेशली सर्दियों में अगर आप थोड़ा गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी की हाइड्रेशन अच्छी रहती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है। इसके अलावा आप फ्रूट्स हैं, जो सैलड्स हैं, ये सब आप रेगुलर टाइम से लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। खाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो ठंडी चीजें हैं उसको अवॉइड करेंगे, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल हो गया, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाते रहेंगे। बस इसी चीज का ध्यान रखें, और रेगुलर अपना, अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो रेगुलर चेकअप अपना कराना ना भूलें। डिस्पाइट की कोविड की हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, आप टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर की संपर्क में रहें और अपना समय समय पर जांच कराते रहें। जी डॉक्टर राजेश, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के बारे में तो डॉक्टर अनूप ने हमें बता ही दिया डाइट से जुड़ी हुई, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें लेते हैं, दिन में 4 बार चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, सूप पीते हैं। तो जब हम इतना सारा अगर गर्म ड्रिंक्स पर जोर देंगे, क्या उससे हमें कोई नुकसान भी हो सकता है, या फिर सर्दियों में कोई नुकसान नहीं देती इस तरह की हॉट ड्रिंक्स? जी मल्लिका जी, जब तक मैं जानता हूं कुछ नुकसान नहीं होता है। गर्म चीज लेना अच्छा है, क्योंकि क्या होता है उसमें एक तरह का स्टेरिलाइजेशन भी हो जाता है। जब हम जो खाते हैं उसको गर्म करते हैं तो जो वायरस अगर उसमें होता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गर्म लेना अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ज्यादा गर्म करेंगे तो एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसका कम हो जाता है, और दूसरा बहुत गर्म होता है तो फिर हमारे गले के लिए भी ठीक नहीं रहता है। जी, और डॉक्टर अनूप, क्योंकि शुरुआत में मैंने जिन सिम्टम्स के बारे में बात की, तो वो सिम्टम्स पर एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी कि अगर कोल्ड आपको हो जाता है, सर्दी जुकाम आपको हो रहा है, या आपको बुखार भी चढ़ रहा है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में आज की तारीख में यही आएगा कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। ऐसे में क्या कोल्ड, बुखार, इनके भी कोई अलग अलग टाइप्स हैं? ओमिक्रॉन में क्या अलग तरह का बुखार हो सकता है, या फिर एक ही तरह का बुखार? और जिस तरह से हमें डॉक्टर राजेश बता रहे थे कि इस तरह के नए वेरिएंट्स की भी चर्चा हो रही है कि दोनों ही चीजें आपको एक साथ भी हो सकती हैं, तो उनको लेकर फर्क कैसे समझा जाए सर? देखिए, बिल्कुल मल्लिका जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या उसको फर्क कर सकते हैं। मौजूदा टाइम में मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं कि हमें अगर कोई भी सिम्टम होता है, हमें सबसे पहले रूल आउट करना है कोविड को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये गाइडलाइन सरकार ने भी जारी की है कि आपको जब भी कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, प्लीज अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और टेस्ट करा लीजिए। जहां तक डिस्टिंग्विशन का सवाल है कि क्या एक कोल्ड है, नॉर्मल फ्लू है या कोविड है, अब जैसे अभी डॉक्टर राजेश ने बताया, जो ओमाइक्रोन है ज्यादातर उसमें बुखार बहुत लो ग्रेड का आ रहा है, हल्का सा बुखार, हल्का सा सिर दर्द, मलेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, सोर थ्रोट होगा, नेजल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन 3 से 4 दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और जो लोग कोविड टेस्ट करा रहे हैं विद इन 5 से 6 डेज उनका नेगेटिव हो जाता है। तो ये बहुत माइल्ड है। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो हाई कॉमोर्बिड कंडीशंस के पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, उसमें प्रोग्रेशन हो सकता है फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उसमें आपको लंग्स के सिम्टम भी आ सकते हैं और आपका सैचुरेशन भी ड्रॉप कर सकता है। तो ये तो हो गया कि माइक्रोन, ओमाइक्रोन का जो करंट वेरिएंट है उसमें इस तरह के लो सिम्टम। जो फ्लू होता है नॉर्मली उसमें कई बार फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, 101 तक 102 तक भी हमने देखा है पेशेंट्स को हो रहा है। चिल्स एंड राइगर्स भी हो सकते हैं। सोर थ्रोट, नेजल सिम्टम्स तो कॉमन है। तो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की हम बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट में, वो ओमाइक्रोन में कम देखा जा रहा है।
और फ्लू में तो वो नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है, थोड़ा सा स्टफीनेस रहता है। तो इसलिए मैं फिर ये बोलना चाहूंगा कि इस समय हम इस पे ज्यादा ध्यान दें कि अगर हमें सिम्टम्स है अपने आप को आइसोलेट कर दें और टेस्ट करा लें कोविड का। अगर कोविड नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये फ्लू माना जाएगा, फिर भी अपने आप को 4 से 5 दिन के लिए आपको आइसोलेट रखना है, ताकि आप फ्लू भी, और क्योंकि ये देखा गया है जिसको फ्लू है उसको भी कोविड हो सकता है और उसको कोविड ज्यादा घातक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने आप को दोनों चीजों से बचाना पड़ेगा, दोनों चीजों से बचाने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश, आपने शुरुआत में कहा था कि दोनों सिचुएशंस में प्रिकॉशंस को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एक आम इंसान के लिए, लेकिन कई बार हम सर देखते हैं कि अगर बुखार आया, हमने रात में एक गोली खाई, सुबह तक हमें लग रहा है कि बुखार उतर गया, हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन में भी सर हो सकता है क्या कि वो बुखार जो आपको हुआ था वो दरअसल ओमिक्रॉन का सिम्टम हो, कोरोना का सिम्टम हो और कोई आम बुखार ना हो जो हमें सर्दी के मौसम में अमूमन हो जाता है? बिल्कुल मलिका जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि बुखार हमारी बॉडी का एक सिग्नल है, वो बीमारी नहीं है, वो एक सिग्नल है। जैसे हमारे घर में स्मोक डिटेक्टर रहता है, तो फायर होती है तो स्मोक डिटेक्टर हमको सिग्नल देता है। लोग कभी कभी दवाई लेके उस स्मोक डिटेक्टर को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उनको एक गलत सुरक्षा आती है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हम ठीक हो गए, लेकिन सचमुच में क्या हो रहा है कि जो सिम्टम है वो सिर्फ सप्रेस हो रहा है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मुझे अभी अचानक याद आई, आपका सवाल तो नहीं था इसके ऊपर, लेकिन डॉक्टर अनूप कुमार जी और मैं भी कई बार बोल चुके हैं कि आरटीपीसीआर करना जरूरी है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरटीपीसीआर बहुत एक्यूरेट टेस्ट नहीं है। इसमें 30% तक गलत नेगेटिविटी आ सकती है, फॉल्स नेगेटिविटी आ सकती है, और अगर वो नेगेटिव आया तो फिर हमको लगता है कि हमको कोविड नहीं है और उससे हम इसको और भी फैला सकते हैं। तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्लड के टेस्ट हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं, सीबीसी, ईएसआर, मलेरिया की टेस्टिंग, डेंगू की टेस्टिंग, ये भी कभी कभी करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान भी ओमिक्रॉन और कोविड पर है, लेकिन डेंगू नहीं चला गया है, मलेरिया नहीं चला गया है, और ऐसा न हो कि हम ओमिक्रॉन के पीछे इतने लगे कि डेंगू से जो मौत होती है, मलेरिया से जो मौत होती है, वो बढ़ जाए। बिल्कुल, बहुत सी लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं सर, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और इन सब सिचुएशंस में बुखार एक बहुत कॉमन सिम्टम भी रहा है। और जैसे कि सर आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर अनूप, आपसे टेस्टिंग को लेकर मेरा अगला सवाल है। आरटीपीसीआर क्योंकि आप मान रहे हैं कि बिल्कुल कारगर नहीं है, ऐसे में और किस तरह के विकल्प हैं, क्योंकि अब तो लोग होम टेस्टिंग भी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मलिका जी, आरटीपीसीआर हम मानते हैं कि ये पूरा एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, और लगभग 20 से 30% लोगों में फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास इसका विकल्प नहीं आया है। कुछ कंट्रीज में दूसरे उन्होंने जो है टेक्नोलॉजीज यूज किए हैं, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं और बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए करंट जो है हमारा जो WHO की भी गाइडलाइंस है, उसमें आरटीपीसीआर को ही टेस्ट एज अ फर्स्ट चॉइस माना जा रहा है। लेकिन जैसे भी डॉक्टर राजेश ने बताया, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन आपके सिम्टम्स हैं, आपको फिर भी अपने आप को आइसोलेट करना है। और अभी जो करंट गाइडलाइंस है, पहले 10 दिन थी, अब 7 डेज सरकार ने कर दिया है। तो सेफर साइड ये रहेगा कि आप अपने आप को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लें, चाहे आपको फ्लू है, चाहे आपको कोविड है। हम उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि अगर आरटीपीसीआर फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है, तो भी आप अगर 7 दिन अगर अपने आप को आइसोलेटेड रखेंगे, तो आपका संक्रमण दूसरों को करने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो आई थिंक इस समय तो सरकार को जो पॉलिसी बता रही है, वो लोगों को भी यही पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कि अगर आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव है लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को 7 दिन आइसोलेट रखना ही पड़ेगा। अगर आप ठीक भी महसूस कर रहे हैं एक दिन बुखार के बाद, उसके बाद भी आपको उस लक्षण को हल्के में नहीं लेना है। डॉक्टर राजेश, बहुत से घरों में इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं कि आपके घर में बुजुर्ग हैं जो बेड रिडन हैं, जो कि पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट है। ऐसे लोगों को सर, ऐसे माहौल में हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इनको तो प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इन लोगों के लिए हमको घर में मास्क पहनना चाहिए, हमको हाथ ज्यादा धोने चाहिए, और हम कभी कभी अभी भूल जाते हैं ओमिक्रॉन के बाद में कि वैक्सीनेशन और बूस्टर्स
लेना बहुत ही जरूरी है। तो ज्यादा करके ये एल्डरली लोग हो रहते हैं, तो उनका तो बूस्टर करना ही बहुत ही जरूरत है। तो जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं उनको और स्ट्रिक्टली घर के अंदर इनके लिए फॉलो करना चाहिए। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि मैं अभी बोल रहा था कि RT-PCR इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन जब पॉजिटिव आता है ना तो 99% से ज्यादा पॉजिटिव आता है, यानी उसका फॉल्स पॉजिटिविटी 1% से कम है। और दूसरी बात यह है कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट टेस्ट है हमारे पास। इससे अच्छा अभी कुछ नहीं है हमारे देश में, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। जी, और डॉक्टर अनूप, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, एक हम बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं, सर्दी गर्मी हो गई तुम्हें, घर में बैठे थे अचानक से बाहर निकल गए, आपका मतलब बॉडी टेम्परेचर में अचानक से चेंज आता है। एंड रनिंग नोज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि रनिंग नोज तो आए दिन हम सभी के साथ हो रहा है। तो क्या रनिंग नोज कोल्ड का एक सीरियस लक्षण माना जाना चाहिए, या फिर जिस तरह से लोग अमूमन उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर एक टैबलेट लेके उन्हें लगता है कि अब हम ठीक हो जाएंगे, उस तरह की प्रैक्टिस क्या सही है सर? देखिए, बिल्कुल इस समय जो विंटर्स चल रहे हैं इसमें रनिंग नोज एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इनफैक्ट अगर आप सडन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो चाहे आपको और कोई सिम्टम ना हो, सिर्फ रनिंग नोज ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं सडन चेंज इन टेम्परेचर को आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर आप गर्म माहौल से बाहर आ रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली आपको ठंडे उसमें जाना है। तो उसके लिए आप कहीं आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में एक पैसेज बनाया जाता है कि जब आप हाई टेम्परेचर से कोल्ड में जा रहे हैं तो आप उसको उस ग्रेडियंट टेम्परेचर के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए अपने आपको अगर आप पूरा कवर करके चलेंगे बाहर तो आपको सडन एक्सपोजर टू कोल्ड नहीं होगा। जहाँ तक रनिंग नोज का सवाल है, रनिंग नोज देखिए कोविड में भी हो सकता है, जो ओमाइक्रोन चल रहा है, फ्लू में भी हो सकता है। तो अगर खाली आपको रनिंग नोज ही है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं और जो भी मेडिसिन डॉक्टर बताए आप ले सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप मास्क जरूर पहनिए। आज के इस समय के जो कंडीशंस हैं, आपको अगर रनिंग नोज है आपको मास्क पहन के ही जाना है। बाहर आप भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, घर में ही रहें और अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके सिम्टम्स और डेवलप होते हैं डेफिनेटली आपको फिर टेस्ट कराने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब कर बैठते हैं। जब रनिंग नोज होता है, हम टेम्परेरी रिलीफ के लिए मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ घंटों में हमें आराम मिल भी जाता है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ऐसी सिचुएशन में सर, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए किस तरह की आपको लगता है प्रिकॉशन जरूरी है सर? जी देखिए मलिका जी, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करके ओवर द काउंटर दवाई लेने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसको रनिंग नोज होता है वो गोली ले लेता है, रिलीफ होता है, कभी कभी स्टीम इनहेलेशन ले लेते हैं, उससे रिलीफ होता है। वो करने में मैं कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इधर आता है कि ये करने के बाद हम समझ लेते हैं कि अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है और बेफिक्र घूमते हैं। उसमें हमको अगर हमारे में जो वायरस हो तो वो फैलाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये करने के बाद भी हमको मास्क तो जरूर पहनना चाहिए और जब तक ये पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाए तो आइसोलेशन में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको अपने आप को भी बचाना है, लेकिन अपने आजू बाजू के लोग हैं, जैसे आपने बताया था, जो एल्डरली लोग घर में हैं, जो बेड रिडन लोग हैं, उनकी भी हमको फिक्र करनी चाहिए। और सिर्फ रनिंग नोज को ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल लाइट सिम्टम है और इसके बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम अचानक से बदल गया है, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार अब 2 दिन हो गए बारिश हो रही है, बारिश में सर्दी भी बढ़ जाती है, और ऐसे में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों में देखने को मिलती है, वो ये कि गले में आपकी खराश होती है या गले में दर्द होता है। उस सिम्टम के बारे में सर आप क्या सजेशन दे सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए सर? देखिए बिल्कुल मलिका जी, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, ठंड टेम्परेचर के हम जाते हैं तो हमारी जो सीलिया होती है यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाती हैं, उसके फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे गले में खराश और ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेशन हो रहा है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप गर्म पानी उस समय पीते हैं, ठंड से सबसे पहले ठंड के एक्सपोजर से आप बचना है तो आपको पूरा गला और अपना फेस रैप करके जाना चाहिए। कैप पहन के जा सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, पूरे कपड़े गर्म पहन के जाएं। गर्म पानी यानी हॉट लिक्विड्स पीने से क्या होता है कि आपकी सीलिया का फंक्शन इंप्रूव होता है।
ये नंबर 2 हो गया। और फिर डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है कि गला खराश तो इनिशियल सिम्टम हो सकता है, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करके फिर आपको बुखार और दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो सिर्फ अगर गला खराश में है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है अपने सिम्टम्स को, और ठंड से बचना है, गर्म लिक्विड्स को पीते रहना है। और ये बहुत आम सिम्टम है सर्दियों में। कुछ 1-2 दिन के बाद अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, ठीक पानी का सेवन करेंगे, तो ये अपने आप कम हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेशन कर रहा है, साथ में आपको और सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर राजेश, एक और सबसे बड़ा कंसर्न हर फैमिली में जो हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हो गया है और बहुत अच्छी संख्या में अब तक वैक्सीनेट भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए सर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है घर में बच्चों को प्रोटेक्ट करना, सर्दी से भी और कोरोना से भी। उनके लिए किस तरह का सजेशन सर आप देंगे? देखिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। ये तो हमेशा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए, कोरोना हो ना हो। बच्चे तो मस्ती करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुश्ती करते हैं, और ये रोकना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या है, जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, मुझे पता है कि शुरू होने वाला ही है, जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो उनको वैक्सीन देना बहुत ही जरूरत है। जितना हो सके हमको बच्चों को समझाना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए कोविड के बारे में। लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर हमको सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखना है। अगर सिम्टम्स आ जाएंगे तो फिर उनको आइसोलेट करना है। और ये भी हमने अभी तक जो देखा है कि ज्यादा करके कोविड वायरस, सब भी जो 14 वेरिएंट आ चुके हैं अभी ओमिक्रॉन के पहले, और ओमिक्रॉन भी बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं करता है। उसके लिए एक साइंटिफिक रीजन भी है। वो जो ACE2 रिसेप्टर्स रहते हैं लंग में, वो बच्चों में कम रहते हैं, और दूसरे भी रीजन हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को अभी तक तो स्पेयर कर सकता है। लेकिन हम बोल नहीं सकते, कभी भी ये वेरिएंट मुड़ सकता है। और जैसे 100 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में हुआ था, वैसे ही जो नया वेरिएंट आ जाएगा तो बच्चों को टारगेट कर सकता है। तो हमको सावधान रहना चाहिए, लेकिन बच्चों के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल फिक्र तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स फिक्र करते जरूर हैं, क्योंकि हम बहुत से घरों में देखते हैं सर कि कैसे मम्मी बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं कि स्वेटर पहन लो, सॉक्स पहन लो, अपने आप को अच्छे से कवर कर लो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर अनूप, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोल भी नहीं सकते, जो बता भी नहीं सकते कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। मैं बात कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबीज की, इन्फेंट्स की, जो खुलकर अपनी परेशानी नहीं जाहिर कर सकते। ऐसे बच्चों को सर कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है सर्दी के मौसम में? उन्हें गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए किस तरह की चीजें पेरेंट्स कर सकते हैं सर घर पे? तो जो इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, इनके लिए तो आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि 1 साल तक जो बच्चा होता है जन्म लेने के बाद, उसकी इम्यूनिटी जो है पूरी डेवलप नहीं होती है। इसलिए ज्यादातर इन्फेक्शंस उसी टाइम में होते हैं बच्चे को। इसलिए कहा जाता है कि उस 1 साल के दौरान उसको सारी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, और उसको ज्यादा लोगों से मिलने के लिए, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ में ले जाने से मना किया जाता है। तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो बच्चे को पूरा तरह से गर्म कपड़ों से कवर करके रखें, कमरे को आप गर्म करके रखें, उसको बाहर अनावश्यक बाहर ना ले जाएं। बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल नो है, किसी भी तरह की भीड़ भाड़ के इलाके में उस छोटे बच्चों को ले जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जाना है आप जा सकते हैं, बच्चे को आप घर रख के जाएंगे। और अगर बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं सकता उसको क्या सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है बच्चा गर्म लग रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ज्यादा अनावश्यक रो रहा है, ये सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे को कोई बीमारी स्टार्ट हो गई है, या बच्चा पेशाब ठीक नहीं कर रहा है, कम पेशाब कर रहा है, ये, और या उसकी लैट्रिन जो है वो डायरिया टाइप हो गई है, लूज हो गया। ये सब चीजें अगर आपको दिख रही है, माँ जो देख रही है, उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के बच्चे हैं वो कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं। आपको खुद ही सस्पिशन रखना पड़ेगा और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। और डॉक्टर राजेश, जो हमारा आज का विषय है कॉकटेल, हम ठंड और कोरोना की बात कर रहे हैं, और साथ ही तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहुत से हिस्सों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जोरदार बर्फबारी भी हो रही है, और हमारे दर्शक हमें देश भर ही नहीं दुनिया भर में देखते हैं, और हर तरह का मौसम है और लोगों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सर ये है कि अपने आप को कोरोना से कैसे बचाना है, और उसके साथ ही जो सर्दी का अटैक लोगों पर हो रहा है उससे भी बचाना है। तो एक आखिरी कमेंट सर आपसे चाहूंगी, कुछ ऐसा कमेंट
पॉइंट आप बताइए, कुछ ऐसा आप सजेशन दीजिए जिससे लोग पैनिक बिल्कुल ना करें और इस चुनौतीपूर्ण हालात में भी अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रख सके। देखिए मल्लिका जी, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट देना चाहता हूं और वो ये है, हम वैक्सीन की बात करते हैं, बूस्टर की बात करते हैं, आरटीपीसीआर की बात करते हैं, लेकिन बहुत बार जो सबसे सिंपल, सबसे ऑब्वियस चीज है उसको भूल जाते हैं कि हम कितने फॉर्च्यूनेट है, कितने लकी है कि इतना सिंपल सॉल्यूशन है हमको कोविड को अवॉइड करने का, और वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर हम हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे, अंतर रखेंगे, तो 99% से ज्यादा हमारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी हो जाता है उसमें। तो ये तो करना कितना आसान है, लेकिन देखिए ना हम लोग कैसे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं एक्सक्यूज मी, उसके बारे में हम बहुत फिक्र करते हैं, जो सबसे आसान चीज है उसको हम जल्द से भूल जाते हैं। जी डॉक्टर अनूप, आपसे भी मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी इसी पर, क्योंकि इस वक्त बहुत दहशत का माहौल है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीच लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर हमें ओमिक्रॉन हो गया तो क्या होगा, क्या हमें हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग सर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को, अपनों को खोया है सेकेंड वेव में, तो वो भी एक लोगों के बीच डर सता रहा है। घर में बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप किस तरह का लोगों को सजेशन देंगे एक डॉक्टर के नाते, ताकि लोग घबराएं ना और बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल रख सके, सुरक्षित रहे? सर मल्लिका जी, मैं दो बातें बताना चाहूंगा आज तक के दर्शकों को, आज तक सबसे ज्यादा देखा जाता है पूरे भारतवर्ष में। नंबर 1, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन ये स्टेज है जब आपको सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। ये टाइम है कि अगर हमने सबने अपने गार्ड्स ऊपर कर लिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो बड़ा रिगरसली हमने फॉलो किया, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों को पालन किया, तो हम अपने आप को जो सुनामी आने वाली है उसको बचा सकते हैं। इसलिए आपको ये सही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप नहीं संभले तो फिर आप नहीं संभल पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं, अनावश्यक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए कोविड पेशेंट्स का, जो सरकार ने भी दिशा निर्देश दिखाए हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स है उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो सीवियर और मॉडरेट वाले पेशेंट्स उनको बेड नहीं मिलेंगे। प्लस जो नॉन कोविड बीमारियों के जो मरीज हैं, कैंसर के हैं और ज्यादा किडनी फेलियर के या दूसरे बीमारियों के जो पेशेंट को एक्चुअली बेड चाहिए, उनको बेड नहीं मिल पाते हैं। तो मेरा ये हाथ जोड़ के निर्देश आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पैनिकी ना हो, और अगर आपको कोविड आ भी जाए तो जाके एडमिशन ना ले लें। जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करें। माइल्ड डिजीज को आप घर में ही आइसोलेट होकर आराम से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर वालों को ही हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगना है उनको प्लीज 10 तारीख से अपना प्रिकॉशनरी डोज लगवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर अनूप, डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज का एजेंडा में जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव आपने लोगों को दिए हैं उन सुझाव को लोग जरूर समझेंगे और अच्छे से उनका पालन करेंगे। देखिए, इस समय जब देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और साथ ही सर्दी का सितम भी है, समस्या का निदान और इलाज दोनों ही स्थितियों में बहुत आवश्यक है। और अगर आपको जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उन लक्षणों को जरा भी आप नजरअंदाज ना करें। गैर जिम्मेदाराना रवैया आपको भारी पड़ सकता है। जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं उन तमाम पाबंदियों को आप जरूर पालन करें। ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ही है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही।